चलिए, अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या। श्लोक नंबर 3 से स्टार्ट करना था ना हमें। आदान काल में बल का आदान कैसे होता है ये बताया हुआ है, मतलब कैसे बल कम होता है, कम कैसे होगा। उत्तरायण है ना, आदान काल उत्तरायण उ बताया था ना कल, ठीक है, वैसे ही याद रखना है। जब सूर्य जो है उत्तर दिशा की ओर जाने लगता है, तब सूर्य और पवन मतलब वायु, ये दोनों बहुत ही मिलके एक साथ में तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष हो जाते हैं। एक तो तीक्ष्ण शार्पनेस लेकर आएगा, उष्ण होगा हीटिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ती है। वायु और अग्नि दोनों का सम्मिलन देख लो कैसे होता है। अग्नि अगर चिंगारी रहती है छोटी सी और थोड़ी सी झल दो हवा उसके साथ में, तो वो आग का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। चिंगारी, हवा, आग हो गई। उसी तरीके से वायु, सूर्य मिल जाते हैं तो तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष हो जाते हैं, ड्राइनेस लेकर आते हैं। और पृथ्वी का जो भी सौम्य गुण रहता है, पृथ्वी की पूरी बात हो रही है, और पृथ्वी पर ही हम भी रह रहे हैं, पृथ्वी पर ही वनस्पतियाँ भी हैं, तो सबके सौम्य गुण खत्म होंगे। इवन जो सड़कें होती हैं उसमें भी ड्राइनेस आने लगती है और उसमें भी एकदम हीटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, गर्म होने लगता है, ठीक है। क्योंकि तिक्त रस जो ये जो बताया हुआ है, पृथ्वी के सौम्य गुण को क्रमशः नष्ट कर देंगे। क्योंकि तिक्त रस शिशिर में, कषाय रस वसंत में और कटु रस ग्रीष्म ऋतु में बलवान होते हैं, ये भी बताया हुआ है, याद रखना। तिक्त रस शिशिर में ही, तिक्त शिशिर, कषाय रस वसंत ऋतु में बलवान होंगे, मतलब इनकी जो गुण होंगे ये ज़्यादा दिखेंगे। वनस्पतियों में ये गुण ज़्यादा दिखने लगते हैं। चीज़ें भी इसी ये वाले रस की, जितने भी फल और सब्जियां होती हैं वो इसी रस की ही दिखेंगी ज़्यादा करके, ठीक है। और कटु रस जो है वो ग्रीष्म ऋतु में बलवान हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर कटु रस का एग्जाम्पल बताओ, कोई कटु रस का कोई एग्जाम्पल बताओ। तुमको मिर्ची नहीं लगती? अच्छा हुआ बता दिया तुमने, तुमको मिर्ची भी लगती है। तो कटु रस का अगर देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु सबसे एग्जाम्पल देख लो। कटु रस मिर्ची चीज़ें, मिर्ची वाली जो चीज़ें होती हैं, लोग ठंडियों में कुछ एक पल के लिए खा भी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं खा पाते हैं क्योंकि उसमें कटुता ज़्यादा हुई रहती है, ठीक है। या ये कह लीजिए, या फिर गर्मी के इफ़ेक्ट की वजह से, क्योंकि उष्ण गुण भी उसमें साथ में रहता है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है जस्ट कि कटु रस ग्रीष्म ऋतु में बलवान हो जाएगा, कषाय रस वसंत ऋतु में बलवान हो जाएगा, और शिशिर ऋतु में कौन सा रस? तिक्त रस। याद कर लेना, ये टेबल फॉर्म बना लेना, उसमें याद कर लेना तिक्त, शिशिर, फिर कषाय, वसंत, फिर कटु, ग्रीष्म, ऐसे करके, ठीक है, सब देख लेना। और यही कारण है कि आदान काल आग्नेय होता है, क्योंकि यही तीन तो रस आए जो वायु को बढ़ाते हैं। कौन से 3 रस हैं जो वायु को बढ़ाते हैं, मतलब जो वात का वर्धन करेंगे, वात का प्रकोप करेंगे? कौन से 3 रस होते हैं? तिक्त, कषाय। तो कटु, तिक्त, कषाय, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत, ठीक। ग्रीष्म, शिशिर, वसंत, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसा याद रखना है, ठीक। तो ये इसीलिए ये आग्नेय होंगे, आग्नेय गुण इसमें ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, वात का वर्धन करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। ऋतवो दक्षिणायनम वर्षादयो विसर्गश्च। वर्षादि 3 ऋतुओं में सूर्य दक्षिणायन रहेगा। वर्षा आदि कौन से? वर्षा है ना, धुन पूरी याद है लेकिन चीज़ें नहीं याद है ना। वर्षा, शरद, हेमंत, यही तो बताया था, ठीक है। वर्षा, शरद, हेमंत जो है, ये 3 ऋतुएं जो होती हैं वो दक्षिणायन में आएंगी। शिशिर और अब तो बता दो, हाय तुम वहाँ से आए तुरंत बताए तुम कि जो है मैंने मैम याद कर लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ आके भूल गया। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो वर्षा, शरद, हेमंत दक्षिणायन के ऋतुएं होती हैं। यह काल दक्षिणायन होता है, इसे विसर्ग काल कहते हैं। यहाँ पे सूर्य का बल कम होता है,
चंद्रमा बली होता है, मतलब चंद्रमा बलवान। जो सौम्य गुण, कहने का अर्थ ये है जो आग्नेय गुण है वो पृथ्वी पर कम हो जाता है, जो चंद्रमा का गुण है मतलब जो सौम्य गुण है वो पृथ्वी पर ज़्यादा हो जाएगा। तो सौम्य गुण बढ़ने के कारण क्या होगा, जितनी वनस्पतियाँ, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर हैं, सब आदान होगा किस चीज़ का, सॉरी विसर्ग होगा सबको, किस चीज़ का, बल का। किस चीज़ से, प्रकृति से। प्रकृति से बल जीव जंतुओं में विसर्ग होता है, मतलब उसको दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब विसर्ग काल के बारे में देखिए श्लोक नंबर 5 में। इस काल में बल का विसर्जन होता है, मतलब दान दिया जाता है, जो मैंने बताया डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसमें सौम्य गुण होने से चंद्रमा बलवान होता है, जो मैंने भी बताया था इसके पहले, आगे श्लोक में उन्होंने पूरा बताया हुआ है, और सूर्य का बल क्षीण हो जाएगा। इस काल में आसमान मेघाच्छन्न रहता है। वर्षा का होना मतलब क्लाउडी, मेघाच्छन्न मतलब क्लाउडी होगा, बहुत ही मतलब प्लीजेंट सा मौसम रहता है, जिसको कहते हैं लोग रोमांटिक मौसम रहता है, या वर्षा में पूरा बादल घेरे रहते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, ना ठंडी में रहता है ना गर्मी में रहता है, बीच का मौसम। पवन के शीतल होने से भूतल का ताप भी शांत हो जाता है। जब गर्मी के बाद में पहली बारिश होती है तो वहाँ आप पृथ्वी की गर्मी देख सकते हैं। कैसे, बारिश हुई और उसमें से उमस निकलती है, मतलब बहुत हीटिंग जैसी लगती है। अगर आप सड़कों पे चलेंगे ना तो लगेगा ऐसे कुछ था जैसी आ रही है, ऐसे बहुत ज़्यादा धूप की गर्मी है, या धूप रहेगी नहीं फिर भी ना वातावरण में एक मॉइस्चर जैसा ऐसा रहता है, हीटिंग वाला, जैसे स्टीम ले रहे हैं उस तरीके से फील आता है। ठीक है, तो उसके बाद धीरे 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 वो शीतलता आते 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 वो हीटनेस कम होने लगती है। इसलिए इन्होंने बताया जो विसर्ग काल होगा, सॉरी हाँ, ये जो विसर्ग काल होगा इसमें शीतल होने से, इसमें पवन के शीतल होने से, पानी भी बरस रहा है, पूरा वातावरण शीतल हो जाता है, भूतल का तापमान कम होना शुरू होता है। कब से, वर्षा ऋतु से। खूब गर्मी थी, बारिश हुई, धरती ठंडी हुई, धरती ठंडी होने के बाद में बारिश के साथ में हवाएं चली, हवाएं चलने के बाद में क्या हुआ, पूरा वातावरण शीतल हो गया। अब क्या आएगा, ठंडी। ठीक है, विसर्ग काल में स्निग्ध रस क्रमशः वर्षा ऋतु में अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस, हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान होते हैं। पहले वर्षा आई तो अम्ल रस बलवान हो जाएगा, मतलब इसमें खट्टापन ज़्यादा आता है। इसीलिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको क्या बताया था कि शिव जी को बस केवल अर्पित कर दिया जाता है ना। उस समय बोला था कि हर चीज़ अम्ल रसात्मक हो जाता है, मतलब खट्टापन आने लगता है, तो इसलिए सारी चीज़ें वो डिस्कार्ड कर दीजिए, वात वृद्धि रहती है। ठीक है, शरद ऋतु में क्या रहेगा, लवण रस आ जाता है, सॉल्टी चीज़ें लगती हैं मुंह में भी। कभी कभी कोई पेशेंट आके कहता है मुंह में ना ऐसे लगता है नमक खाए हुए, ऐसी चीज़ें फील आ रही हैं, तो उस समय शरद ऋतु का ही प्रादुर्भाव रहता है। आजकल ऐसा नहीं होता है कि शरद ऋतु आपको सितंबर या अक्टूबर में मिल जाए। सितंबर में बारिश ही चलती रहती है, अक्टूबर में भी बारिश चल रही थी इस बार में, ठंडी कहीं पड़ी हुई है जनवरी के बाद में, फरवरी मार्च तक पड़ी हुई है। तो ऋतुओं का जो लक्षण है ना, वो ऋतुएं लक्षण के आधार पर देखनी है आपको, ये वाले के तरीके से नहीं देखना कि अक्टूबर आ गया अब हो सकता है शरद ऋतु आई हुई हो, जबकि वहाँ पे बारिश ही हुए पड़ी हुई है। तो भी रीजन वाइज या ग्लोबल वार्मिंग वाइज जो है, जो ऋतुओं के लक्षण है ना वो अलग होते जा रहे हैं। तो दोषों का प्रकोप भी लक्षण के अकॉर्डिंग है, वो मंथ देख के नहीं होगा। ठीक है, हम मंथ के अनुसार नहीं समझ सकते हैं, लक्षण देखिए न शरद ऋतु में कैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, शरद ऋतु में लवण रस का प्रादुर्भाव रहेगा, मतलब वो बलवान होते हैं। हेमंत ऋतु में मधुर रस, हेमंत ऋतु सबसे बेस्ट है, जितना मीठा, जितना तेल पकवान, जितनी पकौड़ियाँ खानी होती इसी में खाई जाती है। ठंडी का मौसम है, छुट्टी वैसे भी मिल जाती है, विंटर वैकेशन है, हेमंत ऋतु की बात कर रहे हैं। जब विंटर वैकेशन आए तो समझ लेना हेमंत ऋतु चल रही है, बड़े आराम से ठंडियों में बैठ के गाजर का हलवा खा रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, है ना, वही वाला मधुर रस सब चल रहा है। आज कुछ नहीं तो गुलाब जामुन बन जाना चाहिए, कुछ नहीं तो आप जो है आज किसी चीज़ का हलवा ही बन जाए, वैसे ही चलता रहता है। ठीक है, मधुर रस सबसे ज़्यादा बलवान होता है, और सबसे बड़ी बात इसमें कुछ भी खाओ पच जाता है। क्यों? देखो, गर्मी और सर्दी दोनों का ध्यान रखना। गर्मियों में आपको भूख कम लगती है, सर्दियों में बढ़ जाती है,
तो ये क्या बॉडी चेंज होती है? नहीं, वो अग्नि का कुछ कॉन्सेप्ट बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है, अंदर का टेम्परेचर मतलब जो अग्नि अगर इतनी भी प्रदीप्त होगी ना, ठंडी की बात करें, इतनी भी प्रदीप्त होती है थोड़ी सी भी, तो भी फील होता है कि यस आई एम फीलिंग हंगर सेंसेशन। जब बाहर ठंडी ज़्यादा रहती है तब। वही इतनी सी चिंगारी अगर पेट के अंदर है, मतलब अग्नि इतनी सी ही है, थोड़ी सी मंद अग्नि, और बाहर टेम्परेचर उतना ज़्यादा है, कहाँ फील होगा? कंपैरेटिवली नहीं फील होता है। तो क्या लगता है आज भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है पर वीकनेस लग रही है, वीकनेस लग रही है तो क्या कहते हैं, थोड़ा लिक्विड डाइट ले लो, गर्मी की बात, ठीक है। तो चेंज नहीं होता है, ये सेंसेशन अलग अलग हो जाते हैं ड्यू टू वातावरण, एनवायरमेंट, ठीक है। हेमंत ऋतु में इसलिए सबसे ज़्यादा भूख लगती है, आराम से पच भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी उतना ही खा के देख लो, इसमें ये गर्मी में हाल हो जाएगी। लेकिन वर्षा का एक बहुत बहुत बैड प्रचलन कह सकते हैं। वर्षा ऋतु में वात वृद्धि होती है, ठीक है। लोग कहते हैं पकौड़ियाँ खा लो, वात वृद्धि हुई है, ठीक है। एक तरीके से तो ठीक है, चलो अगर हम जो है अच्छे तेल में बनी हुई पकौड़ियाँ खाते हैं या फिर जो तली भुनी हुई चीज़ें रहती हैं, वैसे अग्नि मांद रहेगा, इसमें बढ़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अग्नि अच्छी है तो आप खा सकते हैं, वात को कंपनसेट करने के लिए स्निग्ध गुण, ठीक है, रुक्षता कम करेगा। बट अगर वायु का कोई और गुण बढ़ा हुआ मिला तो, शीत गुण बढ़ा हुआ है वात का, और आप जो है ऊपर से उसमें आइसक्रीम खाना शुरू कर दीजिए, तो तब तो वो और बढ़ जाएगा ना, बातों को बढ़ाने वाला है। और ऊपर से सोने पे सुहागा वर्षा ऋतु में, है ना। तो ध्यान दे के ये चीज़ें थोड़ा सा खाने पीने पे, इसीलिए इन्होंने बताया हुआ है, ऋतुचर्या इसीलिए चल रही है, आहार विहार आचार, इन तीनों के अकॉर्डिंग पूरे ऋतुओं का फॉलो करना है। आप उस ऋतु में आहार क्या लेंगे, उस ऋतु में विहार क्या करें, एक्टिविटीज़ क्या करेंगे, उस ऋतु में आचार, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए। आपको चिड़चिड़ाहट आ रही है तो कब आपको कंपनसेट करना है खुद को कब कंपेल कर देना है कि नहीं बस, और कब आपको जो है बहुत खुशी हो रही है तब भी कंट्रोल करके रखना है, मतलब हैप्पीनेस वाली चीज़ें, ठीक है। अब ऋतु के अनुसार बल देखेंगे। शीते अग्र्यम वृष्टि घर में अल्पम बलम मध्यम तु शेषयोः। शीत स्वभाव वाले जो हेमंत और शिशिर के समय में मनुष्य के बल अग्र्य अर्थात श्रेष्ठ होता है। किस ऋतु में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा? शीत ऋतु 2 महीने लेके आती है ना। शिशिर में बल सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ किस में होगा? शिशिर ऋतु में होगा मैक्सिमम, ठीक है। और मध्यम बल किस में होगा? मध्यम हेमंत। बल बलवान बता रहे हैं वसंत ऋतु में होता है, ठीक है। और हीन कब होगा? ग्रीष्म ऋतु में हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हीन बल कब होगा? और देखो ऐसे लिखो, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ऐसे हो गया। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु लास्ट में, पहले शिशिर से शुरू करेंगे, हेमंत पे ख़त्म करते हैं। तो शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु ये दोनों श्रेष्ठ, सैंडविच बनाओ, श्रेष्ठ वाले आ गए, ठीक है। अब शिशिर के बाद में कौन सा आता है? इस वाले तरफ से बाएं तरफ से कौन सा नेक्स्ट आएगा? शिशिर वसंत। और हेमंत के पहले कौन सा आता है? शरद हेमंत है ना, तो शरद आएगा। तो शरद और ये वसंत में कौन सा बल रहेगा? मध्यम। अब बचे 2 बीच वाले, तो क्या हो जाएंगे? ग्रीष्म और वर्षा। इन सब में एकदम हीन बल रहते हैं, मतलब इधर से ऐसे और बीच में आते आते कम, ठीक है। इधर शिशिर रख लो और इधर रख लो हेमंत, इसमें सबसे ज़्यादा बल रहेंगे, और धीरे 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 बीच में आते हुए कम। मैंने इसीलिए कहा था सीरीज़ वाइज ही याद करना ऋतु में, ठीक है। ये आपको याद करने में इजी हो जाएंगी। इन्होंने श्लोक वाइज लिख दिया हुआ है, आप अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, चाहे चार्ट फॉर्म में बना लीजिए या आप ड्रॉ फॉर्म में बना लीजिए। इधर शिशिर लिखना है, इधर वसंत लिखना है, वसंत और शिशिर सबसे ज़्यादा हो गया, और सॉरी शिशिर और हेमंत, शिशिर से स्टार्ट होकर हेमंत पे ख़त्म होगा। तो शिशिर और हेमंत दोनों सबसे ज़्यादा बल हैं, फिर धीरे 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 कम बीच में, ठीक, सैंडविच टाइप का है, इधर इधर इधर। समझ में आ गया? बल वाला एक बार अपने कॉपी पे ड्रॉ करके रख लेना, या अपनी नोटबुक ये बुक में अपने पेंसिल से ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। इसका काम क्या है? वाई वी आर स्टडिंग ऋतुचर्या, दिनचर्या एंड ऑल?
वाई? हमको क्या लेना देना इनसे? स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ बस इतना ख़त्म। स्वस्थ तो एक बार जीवन पढ़ के को- ख़त्म कर दो ना, बार बार क्यों पढ़ रहे हो इसको? एग्ज़ाम भी होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ाम जब पीजी का एंट्रेंस होता है फिर होता है, इसका कोई लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। ये ऋतुओं के अकॉर्डिंग जैसे आपको पता रहेगा कि किस ऋतु में क्या लक्षण होते हैं, किस ऋतु में क्या खाना खाना है, तो ये पेशेंट जब आके बताएगा ना, ये टोटली प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि केवल ये थ्योरेटिकल है, आप केवल बुक में पढ़ रहे हैं, काम ख़त्म करिए इसका। ये टोटली प्रैक्टिकल है। पेशेंट आया वर्षा ऋतु में, उसने सारे लक्षण बताए वात वृद्धि के, लेकिन पेशेंट उतना ज़्यादा बलवान नहीं है कि आप उसकी बस्ती कर पाएँ, या 60 एबव है तो आप बस्ती उसकी नहीं कर सकते हैं, तो आप बात को कंपनसेट करने के लिए, बात को कम करने के लिए उसको रसों के आधार पर या आहार चिकित्सा ही कर दीजिए। दिनचर्या, ऋतुचर्या इसलिए आपको याद करना है कि आपके पास में हाई सोसाइटी वाले भी लोग आएंगे जहाँ पे मेडिसिन लेना पसंद करेंगे, कुछ लो सोसाइटी के लोग भी आएंगे जिनके पास में इतने पैसे नहीं रहेंगे कि आपको वो मेडिसिन का पे कर सकें, तो उनको आहार चिकित्सा भी बता सकते हैं आप कुछ मत करिएगा, बस इतना कर लीजिए। आपको पथ्य पथ्य सारी ऋतुओं का बताया जाएगा आगे, पथ्य पथ्य पता करना है, पथ्य पथ्य आपको जानते हैं, आप पेशेंट को उतना बता दीजिए, उतने में ही सही हो जाएगा ना। हर बार ज़रूरी नहीं है कि अर्थ ही कमाना है, कभी कभी यश भी कमाने के लिए ये चीज़ें यूज़ में आएंगी। ठीक है, तो ऋतुचर्या हुआ, दिनचर्या हुआ, आगे चल के रोगानुत्पादनीय अध्याय है, ये सब चिकित्सा से ही रिलेट करते हैं। कोई भी चीज़ नॉट अ सिंगल श्लोका इज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब फालतू में रखा गया हुआ है, अरे ये सब नहीं होता तो भी चल जाता, बस हमें डिजीज़ बताओ ना, हम मेडिसिन बताओ ना, उतना हम करते हैं। कैसे कर लेंगे आप? कैसे कर लेंगे आप? जब तक आप आयुर्वेद के ए से लेके जेड तक नहीं जानेंगे तब तक कैसे कर लेंगे? और आयुर्वेद की स्पेलिंग देखो, ए से शुरू होकर ए पे ही ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो रही है ए पे? क्योंकि उसी में घूमते रहो, एंडिंग नहीं है इसकी, ये महासागर है। एक एंड से शुरू करोगे ना, अपनी पृथ्वी की तरह गोल गोल घूम के फिर वहीं पे आ जाओगे। आयुर्वेदा सोनंत पार इसीलिए बताया हुआ है, उसी में ही घूम घूम के सारी मेडिसिन निकालनी है, उसी में से ही घूम घूम करके आपको ज्वर की भी चिकित्सा निकालनी है। और ज्वर ऐसा नहीं है कि आपको हो सकता है बहुत बम्पर डिजीज़ लेके आ जाए, या ज्वर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब ढेर सारी मेडिसिन देनी पड़े। जस्ट सिंपल सा भी हो सकता है, क्योंकि इनको तो ये भी बताया हुआ है ना कि हाँ, काल के अकॉर्डिंग या फिर ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी ज्वर आता है। स्वाभाविक ज्वर सिंपल सा है, आ सकता है ना। बारिश में ऐसे ही भीग के देख लो तो छींकने लगोगे तो क्या एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दोगे? डिपेंड्स, कब? जब वो वायरल में कन्वर्ट हो जाएगा या वायरल हुआ होगा तभी होता है। लेकिन अगर स्वाभाविक रूप से आया होगा तो जिन जिन ऋतुओं में इन्होंने अभी आगे चल के बताएंगे, जिन ऋतुओं में बुखार होना ही है या हो सकता है, स्वाभाविक है, तो वेट इट ना। वो काल भी एक चिकित्सा बताई हुई है ज्वर की, कि काल वेट करो, अपने आप सही हो जाना है। फिर उसमें 75 मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर को फीस देने की क्या ज़रूरत है? हाँ, लेकिन डॉक्टर को इतना तो पता होना चाहिए, जिसके पास में जाके एटलीस्ट इतना तो पूछ लो कि हाँ, ये स्वाभाविक है कि नहीं। अगर आप एज अ चिकित्सक जानते हैं तो ठीक है, ये कौन सा स्वाभाविक है, कौन सा जो है ये कालज है, या फिर ये अब जंतुगत हो चुका है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन मेंटेलिटी इतनी ख़राब है कि जब तक एज अ डॉक्टर आप मेडिसिन नहीं देंगे किसी को, तुमको लगेगा डॉक्टर को कुछ आता नहीं है। जबकि अपनी आयुर्वेद में काल भी एक चिकित्सा बताई है, जस्ट वेट, बॉडी विल ट्रीट इटसेल्फ। ये भी एक चिकित्सा है। पथ्य पथ्य नहीं भी बताएंगे तो भी बॉडी ट्रीट इटसेल्फ, अपने आप से ही होती है। बॉडी में भी तो कुछ इम्यूनिटी है, वो भी तो कुछ करेगा। कुछ खा रहे हो, कुछ आहार जा रहा है, वो भी तो इम्यूनिटी बना रहा है, वो भी तो फाइट करेगा। तो पहले उसको कर लेने दो ना, क्यों फालतू में जो है अलग से मेडिसिन खानी? मेडिसिन खा के बॉडी को अपाहिज बनाना है केवल। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है, कुछ कम हुआ, अब वो बाहर से दे दिया आपने। कैल्शियम कम हुआ, बाहर से कैल्शियम की टैबलेट दे दी आपने। आयरन कम हुआ, बाहर से आयरन की टैबलेट दे दी आपने। ये कर दिया आपने। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आयरन या कैल्शियम दे देंगे। आप ऐसी मेडिसिन चूज़ करेंगे जो बॉडी को फिर से कैल्शियम बनाने पर, एब्जॉर्ब करने पर वो वर्किंग में लेकर आएगा। आयुर्वेदा और एलोपैथ में यही दो डिफरेंस है। एलोपैथ मेडिसिन क्या करती है? कुछ मत करो, पढ़ाई मत करो, हम तुम्हारा एग्ज़ाम लिख के आएंगे। तो आप पढ़ेंगे क्या?
आप नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेगा। डायबिटीज़ है, आपको बाहर से इंसुलिन दी जा रही है, तो इंसुलिन कौन बनाएगा? जाने दो, बॉडी भी कहती है आराम से आ रहा है, जाने दो, मैं नहीं करूँगा मैं, है ना। आपको कह दिया जाए कि ठीक है आप जो है एग्ज़ाम मत दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे आपके लिए, हम एग्ज़ाम देंगे, तो आप नहीं खोलेंगे किताब। लेकिन आयुर्वेदा कहता है ये नहीं करेंगे हम आपको पढ़ के तो नहीं ले आएंगे, हाँ ये बता सकते हैं पढ़ना कैसे है। आप अपना एग्ज़ाम खुद दे कर आइए, आप बॉडी के पार्ट को वो चीज़ सिखाइए कि जब नहीं बन रहा है तो आप बनेगा कैसे, उनको वर्किंग में लेकर आइए। बॉडी को उपाइस नहीं बनाना है, बॉडी के पार्ट्स को भी नहीं बनाना है, उसको वर्किंग में लेकर आना, ये है आयुर्वेदा मेडिसिन। ठीक, इसीलिए इसके काम में ना टाइम लगता है। लोग कहते हैं आयुर्वेदा मेडिसिन बहुत स्लो काम करती है, किसी को समझाने में टाइम लगता है जी, रटवाने में बहुत टाइम लगता है कि आप समझो पढ़ो, 1.5 साल लग जाएंगे आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हुए। लेकिन अगर जो पहले से ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है उसको एग्जामिनेशन पेपर देंगे, वो तुरंत कर लेगा। एलोपैथी मेडिसिन जैसा, उंगली तोड़ देंगे तुम्हारी जो चटकाए पड़े हुए हो। सेकेंड टाइम बता रहे हैं, ठीक है, चलिए धन्यवाद।